प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पर। आज हम आपके लिए पूर्व मध्यकाल के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। कल हमने आपसे बात कर ली थी जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए वंश है उसमें राष्ट्रकूट की, उन्हीं में से एक गुर्जर प्रतिहार वंश भी था। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो पहले बात कर रहे थे हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो सबसे पहले इसका संस्थापक, आउट ऑफ कैमरा तुम देखना जरा, कैमरे में है ना, ठीक है। हरिश्चंद्र जो है इस वंश के संस्थापक हुए, लेकिन बहुत सारी किताबें आपको इस हरिश्चंद्र को इस वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं मानती। कारण यह है कि अभी तक गुर्जर प्रतिहार सामंतों की तरफ थे, ठीक है। ये सामंत थे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इतिहास में तो पाएंगे कि इस वंश में वत्सराज प्रथम आएगा। किताबें हैं वो इसी को संस्थापक लिखती है, तो इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक मानो आप। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसने स्वयं को सामंतवाद से मुक्त किया और इसलिए कहा कि हम किसी के सामंत ना होकर, किसी को कर ना देके स्वयं शासन करेंगे, ठीक है। इस कारण से कुछ जैसी छोटी छोटी किताबें हैं वो ये बताती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक लिखेगी वो वास्तविक बिल लिखेगी। संस्थापक कहे किसे? वत्सराज को। इसके बारे में हम और आप बात कर चुके। ये वही व्यक्ति है जो त्रिपक्षीय जो वाद विवाद हुआ था उसमें शामिल हुआ था। इसका टाइम पीरियड जो है 780 से 805 ईस्वी तक का है, ठीक है। ध्यान रखिए चल रही है 8वीं, कल भी मैंने बताया था 8वीं शताब्दी से ये टाइम पीरियड 11वीं शताब्दी तक का रहेगा, ठीक है। ये आया और इसने स्वयं को मुक्त कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके पश्चात इसी के वंश में नागभट्ट, ठीक है। हरिश्चंद्र के पश्चात जो है नागभट्ट प्रथम हो रहेगा। यहां बीच में आप मान के चलो नागभट्ट फर्स्ट हो रहेगा, ठीक है। कुछ किताबें इसको भी इस वंश का संस्थापक मानती है। आप चाहो तो वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट को लिख लो। वास्तविक संस्थापक जो है वो नागभट्ट को माना गया। अब यहां आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ये वो व्यक्ति है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कल इस बारे में हम और आप बात कर चुके, ठीक है। जब त्रिपक्षीय संघर्ष होगा तो ये जो है पाल वंश के शासकों को हराएगा और राष्ट्रकूटों को हराएगा और इन दोनों को हरा के ये आधिपत्य स्थापित कर लिया कन्नौज को, और कन्नौज को ये अपनी राजधानी बना लेगा। इसके पश्चात इस वंश में महेंद्र प्रथम शासन करेगा, ठीक है। महेंद्र प्रथम के पश्चात महिपाल, ध्यान रखना अब मैं गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहा, आप कंफ्यूज ना होना, कहीं ऐसा ना हो लगे आपको कि हम पाल वंश की बात कर रहे, ठीक है। पाल आने से ये पाल वंश नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस वंश में इसके पश्चात जो है महिपाल होगा और महिपाल इस वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक है। आप जानते हैं इस वंश का प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली शासक कौन है? इस वंश का सबसे प्रभावशाली, इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक जो है वो मिहिर भोज है। पढ़ा चुका मैं कल, ठीक है।
गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रभावशाली शासक जो है वो वीरभोज है। आप देखेंगे कि ये भी कन्नौज पर अपना जो है एकाधिकार बना लेगा। ठीक, इस तरह से जो है हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो, गुर्जर प्रतिहार वंश के पश्चात हम बात करेंगे गढ़वाल वंश की, क्योंकि पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे तो इसमें गढ़वाल वंश जो है इंपोर्टेंट रहेगा। बात करते हैं संस्थापक की। तो चंद्रसेन इस वंश का संस्थापक है, गढ़वाल वंश का। ठीक है बच्चों, चंद्रसेन और उसके अलावा हरिश्चंद्र भी कह देते हैं इसको, हरिश्चंद्र, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, हरिश्चंद्र अथवा चंद्रसेन एक ही व्यक्ति के नाम है। ये इस वंश की, लेकिन ये भी क्या करेगा, ये एक सामंत की भांति व्यवहार करेगा प्रारंभ में। ठीक है, और यही व्यक्ति बाद में स्वयं को स्वतंत्र करेगा। ठीक है, और बाद में इसी के प्रभाव में या इसी के अधीन जो है तोमर वंश के शासक दिल्ली पर शासन करेंगे। कल मैंने लेक्चर खत्म होते हुए बताया था कि तोमर वंश ने दिल्ली की स्थापना करी थी, और जो तोमर शासक था अनंगपाल तोमर, उसने दिल्ली की स्थापना करी थी। ठीक है, तो दिल्ली पे इसका चंद्रसेन अथवा हरिश्चंद्र का आधिपत्य रहेगा। ठीक है, माने जो दिल्ली के शासक है, तोमर वंश के शासक, वे इसके सामंत की तरह कार्य करेंगे दिल्ली पर। तो दिल्ली अधिकार में आ जाएगी किसकी, गढ़वाल वंश के। ठीक है, इसके पश्चात इसका पुत्र मदनपाल गढ़वाल वंश का शासक बनेगा। ये इतना प्रभावशाली शासक नहीं है। ठीक है, ये इतना प्रभावशाली शासक नहीं, ये 1004 से 1014 तक शासन कर रहा है। ध्यान रखना बच्चों, दिल्ली का यहाँ ये जो शासन कर रहे, इनका जो केंद्र है वो कन्नौज ही है। केंद्र में सबकी कन्नौज है, सबकी अपनी अलग अलग राजधानियां हैं, लेकिन केंद्र में सबके कन्नौज ही रहेगा। ठीक है, इस पर जो है बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करके इसे गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, इसे कैद कर लेंगे, और इसका पुत्र हुआ विजयचंद्र। ये इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक है विजयचंद्र। ये 1114 से 1155 तक शासन करेगा, और इसके पिता को जो तुर्कों ने कैद कर रखा था, अपने पिता को तुर्कों से स्वतंत्र कराएगा। कौन भला? विजयचंद्र। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक जो है वो होगा जयचंद्र। जयचंद्र। हाँ बच्चों, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, ये गड़बड़ कर दिया हमने। ये भी 1104 है। 1114 तक। 1114 से इतने घना बहुत ज़्यादा गैप हो गया था दोनों के बीच में। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक होगा वो जयचंद्र होगा। ठीक है, अब इतिहास में आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल से जयचंद्र का संबंध बनना प्रारंभ हो जाएगा। जयचंद्र वो व्यक्ति है
जो इसकी जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करेगा और आसपास के सभी छोटे बड़े राजाओं को आमंत्रित करेगा जयचंद्र। लेकिन चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय अथवा पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ है, ये उसको आमंत्रित नहीं करता और वो इसकी पुत्री से प्रेम करता था। तब जब वो स्वयंवर आमंत्रित कर लेगा तो उस स्वयंवर में उसको नहीं बुलाया जाएगा, तो वो इस बात से रुष्ट होकर स्वयंवर से संयोगिता का हरण कर लेगा। ठीक है। और तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखें मदन पाल के टाइम तक आते आते ये इतना कमज़ोर हो जाएगा गढ़वाल वंश मदन पाल के टाइम पीरियड में ही कि दिल्ली पर आधिपत्य हो जाएगा चौहानों का। इसके टाइम पीरियड में ही दिल्ली पर चौहानों का अधिकार हो गया, यानी दिल्ली चली गई चौहानों के हाथ। तो जब इस चीज़ को हम समझते हैं तो ये जान लेते हैं कि अब चौहान गढ़वाल वंश की तुलना में शक्तिशाली थे, यानी जयचंद्र का अकेले का चौहानों से टकराना और पृथ्वीराज चौहान से तृतीय से लड़ना संभव नहीं था। तो इस बचाव के लिए वो अरब में मोहम्मद गोरी को न्योता भेजता है और वो कहता है मैं मोहम्मद गोरी को जयचंद्र कि आओ तुम पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करो और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। इस संदर्भ में 2 युद्ध होंगे, उनके बारे में जब चौहान वंश में हम बात करेंगे तभी बात करेंगे। और उसके पश्चात जब वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देगा तब वो 1194 के युद्ध में किसको पराजित करेगा? जयचंद्र को। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से जयचंद्र 1194 के, इसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में पराजित हो जाता है और मारा जाता है। इस प्रकार से बच्चों चैप्टर जो है खत्म हो गया गढ़वाल वंश का भी। ये अंतिम शासक बना गढ़वाल वंश का। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ठीक है। अब इस कड़ी को जोड़ते हैं चौहानों के साथ। मैंने आज आपसे कौन कौन से वंश की बात कर ली? अभी गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर ली मैंने आपसे, और मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है। अब मैंने आपसे यहाँ बात करी, गढ़वाल वंश की बात करी। जब मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करी तो मैं आपसे ये समझिए, गुर्जर प्रतिहार वंश में मैंने कहा महिपाल आया। देखो यहाँ मैंने दिखाया कि मोहम्मद गोरी आ गया एक तरफ, और गुर्जर प्रतिहार वंश में जब महिपाल आया, महिपाल के पश्चात 2 युद्ध हुए, या युद्ध कहो या उन्हें हमले कहो आप। एक 1018 का हमला, किसका? महमूद गजनवी का। और एक 1019 का हमला महमूद गजनवी का। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ 2 शासक हुए, ये जाते जाते उनके विरुद्ध हमले हुए। ठीक है। ये जो हमला हुआ ये हुआ राज्यपाल के विरुद्ध, और इस हमले में महमूद गजनवी ने राज्यपाल की हत्या कर दी। जब वो 1119 में उसने हमला किया तो इसमें इसी का पुत्र था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल मारा गया। इस तरह से ये ध्यान रखना, मैंने जोड़ रहा हूं अब मोहम्मद गोरी को भी, क्योंकि मैं मध्यकाल की प्रस्तावना बना रहा हूं तुम्हारे सामने जोड़ने के लिए उसे। अभी मैंने दिखाया कि आप देख रहे हैं कि गढ़वाल वंश का जो शासक है वो मोहम्मद गोरी से हार गया और भारत में अरबों का स्थायित्व शुरू हो गया। इसी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश के 2 शासकों को अरबी लड़ाके का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल होगा। कब? 1036। किसकी बात कर रहा मैं आपसे अभी?
ये गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर चुका। जुड़ गया ये भी 11वीं शताब्दी में आ गया, वो मैंने 11वीं में दिखाया है आपको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश या चहामान वंश, एक ही बात है दोनों। ठीक है, इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव के पश्चात वाकपतिराज प्रथम इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं? वासुदेव के पश्चात वाकपतिराज प्रथम आया और वाकपतिराज के पश्चात सिद्धराज प्रथम आया। सिद्धराज जो है, सिद्धराज प्रथम, ये साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसने अपने आसपास के सभी छोटे राज्यों पर आधिपत्य स्थापित करा, उन्हें युद्ध द्वारा जीत लिया गया। इस कारण से इसको उपाधि दी गई, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। इसके पश्चात इसी के वंश में विग्रहराज प्रथम, ठीक है, ये अपने पिता की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली शासक नहीं हुआ। इसके पश्चात पृथ्वीराज प्रथम इस वंश का शासक बना। ठीक है, यहां तक के शासकों के द्वारा जो इस वंश की राजधानी थी वो शाकंभरी थी। शाकंभरी। अब पृथ्वीराज प्रथम के पश्चात अजयराज आएगा। अजयराज प्रथम कह लो या अजयराज। अजयराज चौहान आया। इसके आने से राजधानी पर प्रभाव पड़ा। इसने अपने नाम के आधार पर एक नगर बनाया जिसका नाम है अजमेर। एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनेगा और चौहानों की नई राजधानी बनेगी बच्चों। ठीक है, अजयराज ने आने के साथ ही चौहानों की राजधानी को परिवर्तित कर दिया और इसके पश्चात इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा और वो होगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक 1178 से 1192 तक ये अंतिम चौहान शासक है। मैंने अभी बताया था आपको, यही पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय है जिसका संबंध अभी गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री के साथ था और ये बलपूर्वक जयचंद्र की पुत्री का अपहरण कर लेता है, जिस कारण से जयचंद्र के नौते पर मोहम्मद गोरी भारत पहुंचता है और इसको भविष्य में होने वाले युद्ध का सामना करना पड़ता है। इसको प्रथम युद्ध के लिए मोहम्मद गोरी आमंत्रित करता है। कहाँ? तराइन का प्रथम युद्ध। टाइम पीरियड है 1191 से
1191 लिख लेना बस, ठीक है। युद्ध होगा मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वी राज तृतीय, ठीक है। और तराइन के प्रथम युद्ध में बच्चों विजय हो जाता है पृथ्वीराज चौहान, और ये एक भूल करता है इतिहास में कि मोहम्मद गोरी को जाने देता है, जिंदा छोड़ देता है, ठीक है, अपनी ताकत पर, अपने बल पर अतिक विश्वास के साथ। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में, तराइन का दूसरा युद्ध, टाइम पीरियड है 1192, मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इस एक साल के टाइम पीरियड में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इसके द्वारा युद्ध करने वाली कलाओं का अध्ययन किया, इसकी युद्ध नीति का अध्ययन किया कि किस किस युद्ध नीति के तहत ये युद्ध लड़ता है, अपनी कमियों को सुधारा, ठीक है। और जिस नीति को अरब में युद्ध के लिए अधिकतम प्रयोग करा जाता था, उस युद्ध नीति के साथ इसके ऊपर दूसरा हमला कर दिया, ठीक है। और हुआ ये कि इस बार विजय हो गया कौन? और चौहान की, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान वही व्यक्ति है जिसका कवि है चंद्र बरदाई, इसी ने इसके ऊपर एक किताब लिखी पृथ्वीराज राशो। किताब की भूमिका ये है कि ये पूर्व मध्यकाल के इतिहास की व्याख्या करती है। वैसे तो किताब ये पूरी तरह से चौहान वंश या फिर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन, पृथ्वीराज चौहान की शासन व्यवस्था के बारे में किताब लिखी गई है, पृथ्वीराज राशो, ठीक है। लेकिन ये इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि हमारे पास इतिहास को समझने के लिए पूर्व मध्यकाल के शासन व्यवस्था को हमें समझाती है कि ऐसी शासन व्यवस्था थी, ठीक है। ये कई किताबें ये कहती है कि ये पृथ्वीराज चौहान के साथ ही युद्ध में गिरफ्तार करने के पश्चात मार दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसने ये बच गया था वहाँ से और उसने किताब बाद में पूरी करी। इस तरह से मैंने आपसे चौहान वंश की भी बात कर ली। अब मैं सीधा सीधा मध्यकाल में प्रवेश करूँगा। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने लगभग वे सारे वंश की बात कर ली जो उत्तर और मध्य भारत में उस समय प्रभाव छोड़ रहे थे। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से, कोई सवाल हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।